हेलो और नमस्ते। कल फ्राइडे के दिन यस बैंक ने उनका सेकेंड क्वार्टर FY22 का रिजल्ट अनाउंस किया और उसके शेयर प्राइस ने एक छोटा सा करेक्शन देख लिया। अराउंड 4 to 5% ड्रॉप हो गया था रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद। एक्चुअली रिजल्ट मैंने मार्केट क्लोजिंग के बाद देखा और आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि रिजल्ट इतना कुछ ख़राब तो था नहीं कि जिस वजह से शेयर प्राइस ने कुछ करेक्शन करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मेरा जो फ्रैंक ओपिनियन है रिजल्ट की डिटेल्स देखने के बाद, तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और जैसे मैं रेगुलरली यस बैंक के अपडेट्स आपके सामने लाते रहता हूँ, इस वीडियो में भी मैं इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस के साथ साथ आने वाले पीरियड के एक्सपेक्टेशंस भी आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको कुछ बेटर आइडिया आ सके कि आप एज एन इन्वेस्टर आपने आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस पे भी और शेयर प्राइस मूवमेंट पे भी। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि जस्ट एक ग्लिम्प्स देखते ही पता लगता है कि उनके सेकेंड क्वार्टर नंबर्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट रिजल्ट के नंबर्स में डायरेक्टली दिख नहीं रहा, एक नॉमिनल सा छोटा सा इम्प्रूवमेंट है। खैर इम्प्रूवमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम उसके डिटेल्स देखें, ऑपरेशनल नंबर्स के डिटेल्स जो उन्होंने उनके प्रेजेंटेशन में वगैरह दिए हैं और बैलेंस शीट के नंबर्स वगैरह वो सब देखें, तो उसमें पता चलता है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स उनमें छुपे हुए हैं और बिजनेस रिलेटेड जो मोमेंटम वो लोग गेन कर रहे हैं उसके रिलेटेड काफ़ी सारे पॉजिटिव नंबर्स हमें दिखते हैं। तो उन सब बातों पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से जो हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने अभी आने वाले स्लाइड्स में रखने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं डिपॉजिट बेस के ऊपर। तो डिपॉजिट बेस जैसे हमने देखा था कि रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद, जब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के जस्ट पहले उन्होंने बहुत ही बड़ा आउटफ्लो देखा था डिपॉजिट्स का, और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद धीरे धीरे वो वापस रीबिल्ड कर रहे हैं। तो कस्टमर्स वापस आ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन उनका बेसिकली जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है वो ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ रहा था, मॉडरेट पेस से बढ़ रहा था। मेनली उनका डिपेंडेंस टर्म डिपॉजिट्स पे ही चल रहा था। तो अभी हम देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर के अगर आप नंबर्स देखें तो टर्म डिपॉजिट ऑब्वियसली और थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन नीचे आप रेड और ब्लू सेक्शन भी देख लीजिए तो वहाँ पे भी एक डिसेंट जंप देखने को मिलता है। करंट अकाउंट ब्लू सेक्शन जो है वो करंट अकाउंट का है, तो वहाँ पे भी 19,000 से 23,000 यानी कि 4,000 करोड़ का जंप आया है। सो एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर करंट अकाउंट बैलेंस में। सो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि जो बिजनेस कस्टमर्स है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, तो वो लोग करंट अकाउंट यस बैंक में ओपन करके अभी उसमें एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इवन सेविंग्स अकाउंट बैलेंस अगर आप देखें रेड सेक्शन जो है, तो उसमें भी अगर देखें तो 3,000 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है अराउंड ऑलमोस्ट, तो वो भी मोर देन 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुआ है सेविंग्स अकाउंट बैलेंस में। सो ये भी एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ इंडिकेटर है। टर्म डिपॉजिट्स उनका मॉडरेट ग्रोथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखें तो अराउंड 6,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है टर्म डिपॉजिट्स में, तो मॉडरेट पेस से ग्रो हो रहा है। सो ये भी अच्छा ही है, कुछ उसमें बुरा कुछ नहीं है। और ओवरऑल अगर आप डिपॉजिट का नंबर देखें तो पहली बार 2 क्वार्टर्स बाद एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देख रहे हैं, और वो भी पावर्ड बाय करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जो है वो बेसिकली लो कॉस्ट डिपॉजिट में भी आता है। टर्म डिपॉजिट्स पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो अगर उनको नीचे लाना है तो उनको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का नंबर बढ़ाना चाहिए, और वो यहाँ पे अभी फाइनली दिख रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। पिछले 5-6 क्वार्टर्स में से भी ज़्यादा पॉजिटिव शायद मैं इस डेवलपमेंट को मानूंगा, और ये हो सकता है मोमेंटम बिल्डर हो। आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग होपफुली देखेंगे कि ये पेस जो है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट बैलेंस का जो ग्रोथ है वो हो सकता है और भी इम्प्रूव हो जाए। ओके, सो ये एक अच्छा इंडिकेटर दिख रहा है। एज अ शेयर होल्डर हमें खुश होना चाहिए इस बात पे। नेक्स्ट, अगर टोटल डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स के फिगर्स देखें तो पिछले अगर 5 या 6 क्वार्टर्स में उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, एक रेंज में, टाइट रेंज में चल रहा था।
अराउंड 2.2 लाख करोड़ के आसपास चल रहा था। लेकिन अभी फाइनली इस क्वार्टर में एक सिग्निफिकेंट जंप जो डिपॉजिट्स में हमने देखा है, जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया आपको, तो उसके बाद ये फाइनली उस रेंज को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आगे जैसे जैसे डिपॉजिट्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे उनका बिजनेस मोमेंटम भी वापस पटरी पे आने के बहुत ही अच्छे संकेत है। देखिए, एज अ बैंक उनको अगर लोन देना है तो लोन देने के लिए उनके पास कैपिटल होना जरूरी है, और उस कैपिटल के लिए डिपॉजिट्स एक बहुत ही बड़ा मीडियम होता है। ओके, सो कस्टमर डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, टर्म डिपॉजिट्स हो, इसमें से जो डिपॉजिट्स उनको मिलते हैं ये बहुत ही बड़ा पोर्शन रहता है। और किसी भी बैंक के लिए उनका डिपॉजिट बेस जो है वो उनके लोन बुक से बड़ा होना एक कंफर्ट पॉइंट रहता है। पिछले 6 क्वार्टर्स में हमने देखा था, जब से ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम शुरू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से हमने देखा था कि येस बैंक के केस में उनका लोन बुक का फिगर यानी कि एडवांसेस का जो फिगर है वो काफी आगे था और डिपॉजिट्स काफी पीछे थे, वो धीरे धीरे रीबिल्ड कर रहे थे। और जब तक डिपॉजिट्स रीबिल्ड होते हुए एडवांसेस के फिगर के नजदीक नहीं आते तब तक वो एडवांसेस ज्यादा पुश नहीं कर सकते थे मार्केट में। इसलिए पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा लोन डिसबर्सल्स वगैरह दिए नहीं थे। लेकिन फाइनली इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, हम देख सकते हैं कि उनका डिपॉजिट्स का जो फिगर है, अगले स्लाइड में एडवांसेस का फिगर भी आप देखेंगे, तो डिपॉजिट्स का फिगर जो अभी 1,77,000 करोड़ के आसपास अभी चल रहा है, तो वो फाइनली उनके एडवांसेस के फिगर से आगे निकल गया है। सो फाइनली येस बैंक उस कंफर्ट स्पॉट में आ गया है कि उनका डिपॉजिट्स का फिगर उनके एडवांसेस के फिगर से थोड़ा आगे है। ओके, सो अगली स्लाइड में आप देखेंगे एडवांसेस। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांसेस में भी इस क्वार्टर में एक डिसेंट ग्रोथ, एक जंप देखने को मिला है, जो पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में कंप्लीटली मिसिंग था। पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में उन्होंने कोई भी बड़े एडवांसेस नहीं दिए थे, वो सिर्फ उस नंबर को मेंटेन कर रहे थे। ओके, क्योंकि उनका डिपॉजिट बेस जब तक आगे नहीं बढ़ता तब तक उनको एडवांसेस ज्यादा देने में कंफर्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ज्यादा बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पे फाइनली उनका डिपॉजिट्स का बेस अभी आगे निकल गया है, तो फाइनली एडवांसेस में भी वो एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसलिए लोन बुक एक्सपांशन भी यहाँ से आगे हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली होते हुए देखेंगे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1,64,000 करोड़ से 1,73,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 8.5 या 9,000 करोड़ का उनका लोन बुक एक्सपांशन इस क्वार्टर में हुआ है। सो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। एज अ शेयर होल्डर हम सब इस बारे में खुश होना चाहिए। सो फाइनली अगर हम स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक की बात करें, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है येस बैंक के ऑपरेशंस में, क्योंकि नियरली 50 to 60,000 करोड़ के एनपीएस जो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे राइट ऑफ किए थे, तो उसमें से कितना रिकवरीज हो रहा है, तो और उसकी सिचुएशन अभी क्या है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में किया है सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ, कि उनका जो लोन्स ओवर ड्यू का जो फिगर है, यानी कि मोर देन 31 डेज अप टू 90 डेज का जो ओवर ड्यू का जो फिगर था, जो फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में कंपैरिजन में सेकेंड क्वार्टर में एकदम 6,000 करोड़ से ड्रॉप हो गया है। यानी कि ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में जो है वो बेसिकली सेकेंड वेव, कोविड की सेकेंड वेव का एक इम्पैक्ट आया था, और उस वजह से काफ़ी सारी बिजनेस एक्टिविटीज फिर से स्लो डाउन हो गई थी या रुक गई थी। तो वो सेकेंड क्वार्टर में वो वापस शुरू हो गए एक्टिविटीज, और फॉर्चुनेटली उन्होंने रीपेमेंट्स भी शुरू कर दिए बहुत सारे कस्टमर्स ने, और इसीलिए जो ओवरड्यूज का जो फिगर है वो शार्पली ड्रॉप हो गया है। तो 6,000 करोड़ से वो ड्रॉप होना एक काफी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है क्वालिटी ऑफ लोन बुक के लिए। एनपीएस, रिकवरीज और अपग्रेड्स ये भी चालू ही रहते हैं। अभी पिछले साल के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद से उन्होंने उस पर काफी एग्रेसिवली फोकस करना शुरू किया है, और इस क्वार्टर में भी रिकवरीज और अपग्रेड्स का जो टोटल अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ हुआ है। सो ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है। साथ ही साथ डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का रिजोल्यूशन प्लान भी फाइनली इंप्लीमेंट हो गया है। पिरामल एंटरप्राइजेस ने उसको टेक ओवर किया है। हाँ, उनको कुछ पोर्शन ऑब्वियसली राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ पोर्शन सब लेंडर्स जो भी डिपॉजिटर्स थे उन सबको मिलने वाला है।
तो येस बैंक का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर था दीवान हाउसिंग फाइनेंस में, तो उनको भी अराउंड 1000 करोड़ का रिकवरी उसमें से एक्सपेक्टेड। रिकवरी इन द सेंस जो प्रोविजनिंग उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट करके कर दिया था, उन्होंने डीएचएफ के शायद बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, तो वो जो पहले प्रोविजनिंग नॉन परफॉर्मिंग करके जो प्रोविजनिंग किया था, तो उसमें से 1000 करोड़ उनको वापस मिलने की उम्मीद है एज अ गुड परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पिरामल के हाथ में अभी जाने के बाद पिरामल उसके ऊपर उस कंपोनेंट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और जब भी मैच्योरिटी पीरियड आएगा वो रीपे भी कर सकेंगे। सो 1000 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट का फिगर भी इस क्वार्टर में ड्रॉप हो गया, तो ये भी एक डेफिनेट पॉजिटिव है। साथ ही साथ उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करने के बारे में काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं, और काफ़ी इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं उस एआरसी में इन्वेस्ट करने के लिए। और उनके येस बैंक का जो एमडी है, सीईओ है, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि बाय मार्च 2022 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले उस एआरसी को सेटअप करके उसमें सारे उनके जो आउटस्टैंडिंग एनपीएज है वो वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो येस बैंक का बैलेंस शीट जो है वो एनपीएज के लिए काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, और वहाँ से आगे एज ए फ्रेश उनका अप्रोच रहेगा ग्रोथ के लिए। उस एनपीएज में से डेफिनेटली ऑलरेडी उन्होंने कुछ पिछले 1.5 साल में 7000 करोड़ की रिकवरी कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से और भी कुछ 10 to 15,000, ये मेरा एस्टिमेट है कि 10 to 15,000 करोड़ की रिकवरी अभी भी पॉसिबल है उसमें से, क्योंकि टोटल जो एनपीएस का फिगर है वो 50 to 60,000 करोड़ के रेंज में है, और कुछ हद तक पोर्शन अपग्रेड हो रहे हैं रेगुलरली, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट्स हम लोग देख रहे हैं कि हर क्वार्टर अपग्रेड्स में आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो रिकवरीज हो रहे हैं तो उसमें से कुछ 7000 करोड़ कैपिटल रिकवर हो चुका है, और भी मेरे ख्याल से 10 to 15,000 करोड़ की रिकवरी पॉसिबल है, ऐसा मेरा एस्टिमेट है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मान रहा था कि अराउंड 40% रिकवरी ओवरऑल एनपीएस में से पॉसिबल है येस बैंक के लिए। अब बात करते हैं उसके शेयर प्राइस के टारगेट प्राइस की मेरे हिसाब से। ओके, मेरा एस्टिमेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक्चुअली FY22 के जो नंबर्स है वो थोड़े से मेरे एस्टिमेट के पीछे रह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उनको सेकेंड कोविड वेव का इम्पैक्ट सहन करना पड़ा, सभी को करना पड़ा, तो उस वजह से वो थोड़ा सा रिकवरी डिले हो गया, कुछ 1-2 क्वार्टर से डिले हो गया, वरना मेरे ख्याल से मेरा जो एस्टिमेट मैंने पहले प्रेजेंट किया था 1-2 वीडियोस पहले, तो वो अचीव कर सकते थे। खैर, अभी हम FY23 की बात करते हैं, क्योंकि इस साल के ऑलरेडी फर्स्ट हाफ हो चुका है, तो FY23 में मेरे हिसाब से येस बैंक जो है वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव कर सकेगा टोटल इनकम में, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नंबर होगा वो, और वहाँ से आगे भी वो बहुत स्लो डाउन नहीं होंगे ऐसा मेरा मानना है। मे बी 15 to 20% के रेंज में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वो लोग आगे भी मेंटेन कर सकेंगे, जो वो पहले भी अचीव कर रहे थे आसानी से, और अभी सिर्फ एक आध 2 साल के इस ब्रेक के बाद फाइनली वापस उस ग्रोथ ट्रैक पे वो लोग आ सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। FY23 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनका टोटल इनकम का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगा। FY22 में हम लोग शायद उसको 23-24,000 करोड़ के आसपास देखेंगे। सो वहाँ से 20% के भी अगर मिनिमम वो लोग ग्रोथ अचीव करते हैं तो FY23 में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के नज़दीक वो फिगर पहुँच जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकवर हो रहा है मेरे ख्याल से, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी हेल्दी था, उतना शायद इमीडिएटली इफ FY23 में वो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 6 to 8,000 करोड़ के रेंज में मेरे ख्याल से FY23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं। और एनपीए प्रोविजनिंग यहाँ से आगे मोस्ट प्रोबेबली अभी बहुत बड़े नंबर्स हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे वो लोग काफ़ी हद तक रिटेल लोन्स पे फोकस कर रहे हैं। रिटेल लोन बुक जितना ग्रो करेंगे और उसमें से भी काफ़ी हद तक सिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा है, अनसिक्योर्ड लोन्स रिलेटिवली कम है, तो इसीलिए एनपीएज यहाँ से आगे बहुत बड़े बड़े शायद हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, पुराने लोन बुक्स में से अगर कुछ थोड़े बहुत और एनपीएज आते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन
जो नया लोन बुक वो लोग रीबिल्ड कर रहे हैं, अभी यहाँ से लोन्स देना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत बड़े एनपीए फिगर शायद हम लोग नहीं देखेंगे। तो उस वजह से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 to 8,000 करोड़ के रेंज में आता है तो मेरे ख्याल से यस बैंक FY23 में नेट प्रॉफिट जो है वो भी 2,000 to 3,000 करोड़ के रेंज में रिपोर्ट कर सकेगा। और अगर वो अचीव कर सकते हैं ऐसे नंबर्स, तो मेरे ख्याल से उसका मार्केट कैप जो है वो 75,000 करोड़ के आसपास तो होना चाहिए। अभी इस वक्त जब वो 14 रुपीज़ के अंदर चल रहा है, 14 रुपीज़ शेयर प्राइस के अंदर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसका मार्केट कैप जो है वो आई थिंक 35,000 करोड़ के अंदर नीचे है। सो 75,000 करोड़ मार्केट कैप अचीव करने के लिए मैं अगले 12 to 18 मंथ्स का मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ कि वो यहाँ से यानी कि 35,000 करोड़ से डबल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि अराउंड 30 रुपीज़ का शेयर प्राइस टारगेट मेरे हिसाब से बनता है। ओके, सो अगले 1 से 1.5 साल का टारगेट है। ऑब्वियसली ये सडनली जंप करता है, नहीं करता है, कब जंप करता है ये सब प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म में वो प्राइस कैसे मूव होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका फेयर वैल्यू टारगेट जो है वो 30 रुपीज़ पर का शेयर प्राइस टारगेट बनता है, और वो मेरे ख्याल से अगले 12 to 18 मंथ्स में अचीव हो सकता है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिए। थैंक यू।